हेलो बेटा, आपने डीपीपी 1 और 2 सॉल्व कर ली होगी सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन टर्म का आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन से आज शुरुआत करेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स के लिए ठीक है, इम्पोर्टेंट तो नहीं है हाँ, मगर ठीक सवाल है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ वाटर। बहुत पुराना सवाल है और बोर्ड एग्जाम्स के लिए है। फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ वाटर। मैं सीधा सॉल्यूशन बता रहा हूं, आप लोग यहां बीच में पॉज कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं सॉल्यूशन बता दे रहा हूं। सॉल्यूशन है ना, मोलैरिटी ऑफ वाटर। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे सीधा पूछा है मोलैरिटी ऑफ वाटर, और कुछ चीज नहीं दिया है। वाटर कोई सॉल्यूशन नहीं है, वाटर एक सॉल्वेंट है। लेकिन इस क्वेश्चन में उस सॉल्वेंट की मोलैरिटी निकालने के लिए हमें जबरदस्ती मजबूर कर रहा है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां पर कुछ एजम्पशन लेंगे। तो मैंने एज्यूम कर लिया, लेट एज्यूम, अच्छा दोनों नहीं लगा सकते ना, एक लगाएंगे। लेट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 लीटर या 1000 ml क्या है अपने पास? वॉल्यूम ऑफ वाटर। अच्छा, अपन जानते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है भैया? 1 ग्राम पर ml। अब मेरे पास वॉल्यूम है वाटर का, मेरे पास डेंसिटी है वाटर की, इससे मैं वाटर का मास निकाल सकता हूं। तो मास ऑफ वाटर डेंसिटी के फॉर्मूले से आ जाएगा क्या? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी हो गई 1 ग्राम पर ml और वॉल्यूम हो गया 1000 ml। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 1000 ग्राम। ये क्या आया है? मास ऑफ वाटर। ठीक है, यहां तक के मास आ गया। मोल्स चाहिए अपने को, तो अपन निकालेंगे मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ वाटर का फॉर्मूला हो जाएगा वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। वेट कितना हो गया? वेट भैया 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास वाटर का 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये आ गया आपका क्या? ये ग्राम ग्राम कट जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 18 मोल्स आ गए। अब अपने को चाहिए मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन में ना कोई सॉल्यूट है ना कोई सॉल्यूशन है, यहाँ तो केवल सॉल्वेंट। मगर अब जबरदस्ती कोई क्वेश्चन पीछे पड़ जाएगा तो हम भी नंबर थोड़ी गवा देंगे भैया, हम तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे। तो हम यहाँ पर सॉल्यूट किसके लेंगे? वाटर के। तो वाटर के सॉल्यूट होगा कितने? 1000 डिवाइडेड बाय 18। और वॉल्यूम भी किसका लेंगे अपन लोग? वाटर का। अब ये भी है और ये भी है। मैं कौन सा वॉल्यूम लूंगा भैया? 1 लीटर वाला, क्योंकि लीटर में पुट करना होता है। तो ये आ गया 1। तो यहां से आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 18 मोल्स पर लीटर। अब मेरे को इसका आंसर याद है, आप लोग डिवाइड कर लेना। इसका आंसर आएगा 55.55 मोल्स पर लीटर। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे बेटा अपन लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो हेडिंग डालेंगे कॉपी में, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ क्या? H2O2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ठीक है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होती है? H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कभी कभी रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा भी काम करता है। खैर वो सब छोड़िए, ये बहुत अनस्टेबल कंपाउंड है, बड़ी आसानी से टूट जाता है। और ये टूट के बनाता है 2H2O2 टूटेगा और बनाएगा 2H2 + O2। ठीक है, तो H2O2 से क्या मिलती है अपने को? ऑक्सीजन। ठीक, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होती? वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड एट STP। याद रखना, प्रोड्यूस्ड एट STP by decomposition of 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन। 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से बनने वाली O2 का वॉल्यूम STP पर क्या कहलाता है? उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए एग्जांपल के लिए मेरे पास 10VH2O2 है, ऐसे लिखते हैं। तो 10VH2O2 का मतलब क्या है? 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से अपने को 10 लीटर O2 मिलती है एट STP।
क्या मिलती? 10 लीटर O2 एट एसटीपी। मान लीजिए मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है कि मेरे पास है 25V H2O2, तो इसका क्या मतलब है 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से मेरे को क्या मिल रही है बेटा? 25 लीटर O2 एट क्या? एसटीपी। और कोई मतलब नहीं, एक ही मतलब है। मैंने लिख दिया मेरे पास 50V H2O2 सॉल्यूशन है, इसका क्या मतलब है 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से मुझे क्या प्राप्त हो रही है बेटा? 50 लीटर्स ऑफ O2 एट क्या? एसटीपी। ठीक है, तो ये इतनी चीजें बस आपको फिलहाल ध्यान रखनी। ठीक है, एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, फिर एक साथ लास्ट में लिखना क्वेश्चन। 4 लीटर, बहुत इजी सवाल, एकदम रेशियो प्रोपोर्शन वाला, बच्चों वाला, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। 4 लीटर ऑफ H2O2 solution produces 60 liter of O2 gas at STP. Find volume strength of H2O2। ठीक है, क्वेश्चन को पॉज, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ बेटा, तो अब आ जाइए, इसका सॉल्यूशन देखेंगे अपन। तो 4 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से अपने को क्या मिल रही है? 60 लीटर्स ऑफ O2 मिल रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिफाइन किया गया है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिफाइन किया गया है ओनली फॉर 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन। 1 लीटर के लिए डिफाइन किया गया, अपने पास कितना है? 4 लीटर के लिए। तो अगर 4 लीटर से 60 लीटर मिल रही है, तो 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से अपने को क्या मिलेगी भैया? 60/4 लीटर O2 मिलेगी, और 60/4 यानी क्या हो गया? 15 लीटर O2। तो 1 लीटर से 15 लीटर O2 मिल रही है, देयरफॉर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 15V। कितना है? 15V। इसको ध्यान रखना है, बहुत इजी। अगर ऐसा बोलता है 1 लीटर से X लीटर मिल रही, तो उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगा? XV। बस इतना ध्यान रखना है। 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से जितना O2 मिलता है एसटीपी पे, वही उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, और कुछ अभी नहीं सिखाया, इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, नोट करेंगे बेटा। हाँ, तो भाइयों और बहनों आ जाइए, अब देखिए सवाल क्या है। सवाल, फाइंड आउट M/V परसेंटेज ऑफ H2O2 इन अ 10V H2O2 सॉल्यूशन। ठीक है, क्या निकालना है अपने को? M/V परसेंटेज ऑफ H2O2 इन अ 10V H2O2 सॉल्यूशन। बताइए आपको क्या करना है? पॉज करना है, सॉल्व करना है, फिर प्ले करना है। तो अब अपन इसका सॉल्यूशन देखेंगे। 10V H2O2 सॉल्यूशन, तो 10V H2O2 सॉल्यूशन, 10V H2O2 सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन गिव्स 10 लीटर ऑफ O2 एट क्या? एसटीपी। M/V परसेंटेज निकालना है, उसका फॉर्मूला याद रखना 1 में। अब कैसे टूटता है ये टूटता है 2H2O2 गिव्स क्या? 2H2O प्लस O2। अब इसका अपने को M/V परसेंटेज, यानी अपने क्या चाहिए? मास चाहिए H2O2 का। M/V परसेंटेज एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। M/V परसेंटेज क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट। अब H2O2 के सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन होगा? है कौन होगा? अरे यार, पालक पनीर की सब्जी में पालक और पनीर होगा, वैसे H2O2 सॉल्यूशन में H2O2 और पानी होगा। H2O2 सॉल्यूट होगा, पानी उसका सॉल्वेंट होगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट की जगह मैं क्या लिखूंगा? H2O2। नीचे क्या लिखूंगा? मास नहीं चाहिए मेरे को, M/V परसेंटेज है, तो मेरे को नीचे क्या चाहिए भैया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो H2O2 का मास चाहिए। यहां जाओ, H2O2 का मोलर मास निकालते हैं, एक H2O2 का पहले, है ना। तो H2 का मास हो गया 2 और O2 का मास हो गया 32। 2 और 32 हो गया 34, 2 मोल है, तो 34 2 जा 64 ग्राम। ये स्टाइशियोमेट्री है लास्ट ईयर का। ठीक है, अच्छा, एसटीपी पर देखो, 2 चीजें पढ़ी थी लास्ट ईयर, एक पढ़ा था एनटीपी और एक पढ़ा था एसटीपी। ठीक है, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एनटीपी पर टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर होता है 1 atm। याद करा रहा हूं, देख लेना लास्ट ईयर की कॉपी में 101.325 किलो पास्कल इसकी वैल्यू होती है, देखना जाके कॉपी में। यहां पर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, जो मोलर वॉल्यूम होता है वो आता है 22.4 लीटर। याद आ रहा है? हाँ। एचटीपी पर ये वैल्यू पसंद नहीं आई साइंटिस्टों को, एटीएम, तो इन्होंने चेंज कर दिया, टेम्परेचर रखा अगेन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर चेंज कर दिया 1 बार में, जो कि होता है 100 किलो पास्कल।
अब देखिए आपने प्रेशर कम कर दिया है, 101 से 100 कर दिया है, तो प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ वॉल्यूम आता है बेटा 22.7 लीटर। अपन पढ़ते 22.4 ही है, उस समय भी बताया होगा 22.7 एक ही जगह यूज करते हैं, और वो खुशी का दिन आज है, और कहीं यूज नहीं करते, केवल यही यूज करते। ठीक है, तो 68 ग्राम से 1 मोल बन रहा है, और 1 मोल का वॉल्यूम कितना है, 22.7 लीटर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 68 ग्राम H2O2 gives 22.7 लीटर्स ऑफ O2 एट क्या, STP लिख सकता हूं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अपने को क्वेश्चन में ये मिल रहा है कि ये 10 लीटर है, ये नहीं पता, ये पता चल जाएगा तो मास ऑफ H2O2 आ जाएगा, ऊपर पुट कर देंगे। तो अब ये निकालना है यूनिटरी मेथड, जो लास्ट ईयर स्टोइकियोमेट्री में सीखा था। क्या, उल्टा, जहां से एरो डलता है पूछ से लिखना शुरू करते हैं कि 22.7 लीटर O2 ऑब्टेन करने के लिए अपने को चाहिए 68 ग्राम H2O2। क्या चाहिए, 68 ग्राम H2O2 चाहिए। 1 लीटर O2 ऑब्टेन करने के लिए अपने को चाहिए 68 डिवाइडेड बाय 22.7 ग्राम क्या, H2O2 चाहिए। और अपने पास कितना है, कितना लीटर है O2, 10। तो 10 लीटर के लिए कहां लिखूं मैं, कहां लिखूं, इसको मिटा देता हूं। तो 10 लीटर O2 के लिए अपने को चाहिए 68 डिवाइडेड बाय 22.7 इंटू 10 ग्राम क्या, H2O2। ठीक है जी, ये आ गया H2O2 का वेट। M/V परसेंटेज, M/V परसेंटेज क्या होता है भैया, मास ऑफ H2O2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या, 100। अब मास ऑफ H2O2 कितना आया, 68 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 22.7। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखो यहां लिया है अपन ने क्या, 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन लिया है। तो अब ये 1 लीटर की जगह मैं क्या लिखूंगा, बोलो 1000 ml। ml में क्यों लिखा, चूंकि ये ग्राम में लेते हैं और ये ml में लेते हैं, इंटू क्या, 100। ये 2 0, ये 2 0, ये 1 0, ये 1 0। मेरे पास बचेगा 68 डिवाइडेड बाय 22.7%, और आप इसको डिवाइड कर लोगे तो आपका आंसर 2.9 ऐसा कुछ आएगा। तो मैं उसको अप्रोक्सीमेटली मान रहा हूं 3%। ठीक है, तो ये समझ आया कैसे किया। एक बार और इसको समझिए, एक बार और नहीं समझ में आया एक बार और रिप्ले करिए और फिर इसको समझिए। यहाँ अच्छी बात आपके साथ ये है कि आप मेरे को आगे पीछे घुमा सकते हैं। क्लास में होता तो आप बोलते सर पीछे पढ़ाओ, तो उतना मज़ा नहीं आता। यहाँ आगे पीछे है ना, अपने हिसाब से एक तो बटन से ही सरकाना है, आसानी से कर लोगे। तो मेरे को पीछे भेजो और फिर से एक बार समझो, जिसको नहीं आया समझ में फिर आ जाएगा समझ में। बहुत ईजी चीज़ है, ये नोट करेंगे, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करेंगे। हाँ बेटा, तो आप क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड आउट नॉर्मेलिटी ऑफ 11.35V। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, फाइंड आउट नॉर्मेलिटी ऑफ 11.35V H2O2 सॉल्यूशन। ठीक है, फाइंड आउट नॉर्मेलिटी ऑफ 11.35V H2O2 सॉल्यूशन। हाँ बेटा, तो अब अपन इसका नॉर्मेलिटी निकालेंगे। तो आ जाइए देखते हैं कैसे करते हैं। 11.35V H2O2 सॉल्यूशन का क्या मतलब है, 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस 11.35 लीटर्स ऑफ O2 एट STP। ठीक है, 11.35 लीटर्स ऑफ O2 एट STP बना रहा है 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन। ठीक है, अब आ जाते हैं रिएक्शन लिखते हैं। 2H2O2 से क्या बन रहा है, 2H2O प्लस क्या बन रहा है, O2 बन रहा है। इसका मास 68 ग्राम है ना, अभी निकाला था 2 मिनट पहले। इसका 1 मोल है, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 22.7 लीटर। क्वेश्चन में इसका वॉल्यूम दिया है O2 का 11.35 लीटर, इसका ग्राम नहीं है अपने पास। ठीक है, ये निकाल सकते हैं क्या। अब आप देखो यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो और ऐसे भी लॉजिक से भी निकाल सकते हो। इसको देखो ये कितना हो गया, 22.7 का हाफ है 11.35। तो अगर प्रोडक्ट हाफ हो गया है तो रिएक्टेंट भी कितना हुआ होगा, बोलो हाफ। और 68 का हाफ कितना होगा, 34। आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो और पूरा यूनिटरी मेथड लिख के भी निकाल सकते हो, आपके ऊपर। तो फिलहाल मैं यहां से ले रहा हूं मास ऑफ H2O2 कितना होगा, बोलो 34 ग्राम। ठीक है, नॉर्मेलिटी निकालना है, नॉर्मेलिटी
और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय क्या जी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आ जाओ, सबसे पहले निकालते हैं अपन लोग नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स वगैरह तो निकाल लेंगे अपन, अपने को चाहिए रहेगा वैलेंसी फैक्टर। अब वैलेंसी फैक्टर देखिए H2O2 अगर टूटेगा तो कितने H प्लस दे सकता है, पर ऑक्साइड आयन बनाता है ये, जब H2O2 टूटता है, ऐसे करके लिखता हूं मैं, H2O2 जब टूटता है तो बनाता है 2 H प्लस और साथ में बनाता है O2 माइनस 2, 2 H प्लस देता है, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2। अपनी कॉपी के मार्जिन के ऊपर लिखेंगे वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो वहां लिख लेना मार्जिन के ऊपर। हाँ जी, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय H2O2 का मोलर मास, H2O2 का मोलर मास निकालोगे तो 2 हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का 32, वो भी कितना आएगा 34, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लिया है अपन ने 1 लीटर 1, और वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 2, तो ये सब कट जाएगा, आपका आंसर आएगा 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है जी, समझ आया कैसे किया? चलिए बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन और करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 20V, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 20V H2O2 सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ 20V H2O2 सॉल्यूशन। यहाँ वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करके प्ले करिए। तो आओ बेटा अब अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 20V H2O2, 20V H2O2 सॉल्यूशन का क्या मतलब है, 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से अपने को 20 लीटर O2 एट HTP मिल रहा है, 20 लीटर O2 एट HTP, ठीक है, ऐसा है। अब अपन रिएक्शन लिख लेते हैं, 2H2O2 से मिलके 2H2O प्लस O2, इसका मास है 68 ग्राम, पहले देख चुके हैं। HTP पे 1 मोल का वॉल्यूम आता है 22.7 लीटर, ये है 20 लीटर और अपने को ये निकालना है, ठीक है। तो आ जाइए जरा अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं कि तो 22.7 लीटर O2 के लिए अपने को 68 ग्राम H2O2 रिक्वायर्ड है, तो 20 लीटर O2 के लिए कितना होगा 68 डिवाइडेड बाय 22.7 इंटू 20 लीटर H2O2, ठीक है, 20 ग्राम H2O2, मेरा दिमाग कहीं और है, 20 ग्राम H2O2 है ना, लीटर में थोड़ी ना आएगा। तो ये हो गया आपका H2O2, इतना H2O2 चाहिए। मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी बराबर हो जाएगा मोल्स ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ H2O2 68 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 22.7, ये तो उसका मास हो गया, डिवाइडेड बाय 34, ये उसके मोल्स हो गए, और वॉल्यूम कितना है अपने पास 1 लीटर, इसको 1 लीटर पुट कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लाओ जरा सॉल्व कर लेते हैं, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2, तो ये बचा आपके पास 40 डिवाइडेड बाय 22.7, इसको सॉल्व कर लेना। इसका आंसर मेरे हिसाब से 1.8 के आसपास आना चाहिए, लाओ जरा कर लेते हैं। 400 डिवाइडेड बाय 227, 1 टाइम हो गया 227, बचेगा आपके पास 3 और 7 और 173 पॉइंट लाओगे 0 हो गया। ये लगभग 300 है, 200 ही है, और ये लगभग 1600-1700 है, तो ये 8 टाइम्स या 9 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स ले ले रहा हूँ मैं, तो इसका आंसर आ गया 1.8 यूनिट हो गया मोल्स पर लीटर, ठीक है। तो बेटा ये था H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ। एक टॉपिक और पढ़ना है अपने को, ओलियम में परसेंटेज ऑफ फ्री SO3, तो आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद पढ़ेंगे। हाँ बेटा, तो अब अपन लोग पढ़ेंगे परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम। मैं जब भी ये टॉपिक पढ़ाने जाता हूँ मुझे एक मेरे प्यारे स्टूडेंट का चेहरा याद आ जाता है। पिछले पूरे साल वो मुझसे साल भर कहता रहा, सर ये टॉपिक कब पढ़ाएंगे कब पढ़ाएंगे कब पढ़ाएंगे, तो भैया ले आज मैं पढ़ा रहा हूँ फिर से, तो अच्छे से पढ़ लेना, है ना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, स्कूल के पेपर के लिए तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई के लिए है, मगर हाँ ठीक है आप पढ़ लो, बहुत कोई मुश्किल भी नहीं है। परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम, सबसे पहली चीज इसमें ओलियम क्या होता है, ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7, इसको बोलते हैं ओलियम, H2S2O7। अब परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम क्या होता है, तो लिखेंगे इसके बारे में, इट इज द मास ऑफ H2SO4, it is the mass of H2SO4
obtained by complete hydrolysis of a 100 gram sample of oleum, ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ 100 ग्राम सैंपल ऑफ ओलियम। अब ओलियम का हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या होता है, H2S2O7। हाइड्रोलिसिस यानी पानी के प्रेजेंस में लिसिस, पानी के प्रेजेंस में टूटना, तो यहाँ पानी डाल दिया, है ना। अब ऐसे बहुत सारे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इस साल अपन देखेंगे, पी ब्लॉक में बहुत काम के होते हैं। अब इसमें कैसे करते हैं हाइड्रोलिसिस, तो इसका मेरा एक पर्सनल तरीका है, आपको जो अच्छा लगता है आप वैसा कर सकते हैं। इनको क्या करिए, पहले पूरा जोड़ दीजिए, पूरा जोड़ दीजिए। 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, H4 हो गया। ये मन में करना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मेरा मन तो आप पढ़ नहीं पाओगे, है ना। तो H4 हो गया, पेपर में नहीं दिखाना है इसको, वो नया कंपाउंड ऐसा कुछ होता नहीं है जो अपन बनाने जा रहे हैं। H4 हो गया, S2 हो गया, 2 ही है, इधर S नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ 7 है और यहाँ 1 है, तो O8 हो गया, ठीक है, ये बन गया। अब इसको क्या करना है, इसको 2 बराबर हिस्सों में तोड़ देना। तो 2 बराबर हिस्से में तोड़ेंगे तो 4 हाइड्रोजन है, 2 एक को दे दो और 2 दूसरे को दे दो, H2H2। सल्फर 2 है, 1 सल्फर यहाँ लगा दो, 1 सल्फर यहाँ लगा दो। ऑक्सीजन 8 है, तो O4 यहाँ कर दो, O4 यहाँ कर दो, तो क्या बन गया, H2SO4 प्लस H2SO4। मैं इसको कंडेंस करके लिख दे रहा हूं, 2 मोल्स ऑफ H2SO4, ठीक है। अब इसके परसेंटेज भी निराले टाइप के दिए होते हैं, अलग टाइप के, खतरनाक। ऐसा लिखा होता है 110% ओलियम। अब 110% ओलियम का क्या मतलब है, 100 ग्राम ओलियम के हाइड्रोलिसिस से अपने क्या मिलेगा, 110 ग्राम क्या जी, H2SO4। 100 ग्राम से क्या मिलेगा, 110 ग्राम। तो यहां ये जो 10 ग्राम है, ये कहां से हवा में आ गया, तो ये जो 10 ग्राम है ये अपन ने क्या डाला होगा इसमें भैया, पानी। तो 10 ग्राम पानी डालने से क्या बना है, H2SO4 110 ग्राम बन गया, 100 से 110। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास याद होना चाहिए, जितना रिएक्टेंट लेंगे उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। मान लो ऐसा लिखा है 120% ओलियम, ऐसा लिखा हुआ है 120% ओलियम, तो इस बात का मतलब क्या है, 100 ग्राम ओलियम के क्या कराने पर भैया, हाइड्रोलिसिस कराने पर मेरे को क्या मिलेगा, 120 ग्राम ऑफ क्या, H2SO4। अब ये 20 ग्राम वजन कैसे बढ़ा, तो 20 ग्राम क्या डाला होगा अपन लोगों ने भैया इसमें, H2O। समझ आया, तो इसको नोट करेंगे, फिर इस पे न्यूमेरिकल कैसा आता है वो न्यूमेरिकल देखेंगे अपन, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। अब इस पे देखेंगे अपन इसमें न्यूमेरिकल कैसे आता है। तो अभी अपन एक क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन 109% ओलियम। 109% ओलियम दिया हुआ, ठीक है। इसमें अपने को क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ फ्री SO3। अब 109% ओलियम का क्या मतलब है कि 100 ग्राम ओलियम में पानी मिलाने पर अपने को कितना मिलेगा, 109 ग्राम क्या मिलेगा जी, H2SO4, ठीक है। अब कितना ग्राम पानी मिलाया होगा अपन लोगों ने, 9 ग्राम, ये बात मन में याद रखना, ठीक है। अब ओलियम होता है क्या, H2S2O7। ये एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ये होता है, देखना इधर जरा, इसको अलग अलग कर दे रहा हूं मैं, H2SO4 एक अलग कर दे रहा हूं। तो अब मेरे पास H2SO4 अलग हो गया, एक यहां से दोनों H2 चले गए, एक सल्फर चला गया और 4 ऑक्सीजन यहां चले गए। बचा क्या है मेरे पास, H2 तो नहीं बचा, यूज हो गया। सल्फर एक आइटम बचा है और ऑक्सीजन का 3 आइटम बचा है, तो ओलियम इज एक्चुअली H2SO4 जिसमें SO3 डिसॉल्व। तो ये पूछ रहा है कि इस वाले सैंपल में जो 109% है उसमें SO3 कितनी, टोटल में से SO3 कितनी, ठीक है। अब जब मैं इसको पानी में मिलाता हूं, H2S2O7 को पानी में मिलाता हूं, तो मेरे को क्या मिलता है, H2SO4 प्लस H2SO4, ये पहले देख चुके हो आप। अब ये जो ओलियम है इसके अंदर एक्चुअल में क्या है, H2SO4 है और SO3, ठीक है। अब आप ओवरऑल रिएक्शन को देखो, इसको H2S2O7 नहीं पकड़ना है, इसको पकड़ना है H2SO4 और SO3। तो H2SO4 और SO3 में पानी मिलाने पर H2SO4 और H2SO4 मिलता है। लास्ट ईयर की वो बात याद करिए, एक ब्यूटी पार्लर है, याद आ रहा है क्या थोड़ा बहुत, एक जिनको नहीं पता वो सुनेंगे कहानी। एक ब्यूटी पार्लर में 2 लड़कियां अंदर जाती,
ब्यूटी पार्लर इस विश्व की एक ऐसी जगह है जहां पर घुसता कोई और है, निकलता कोई और है। ब्यूटी पार्लर सैलून एक ही, घुसता कोई और है, निकलता कोई और है ना। आदमी जाएगा बड़े बड़े बाल लेके, बड़ी बड़ी दाढ़ी लेके, और जब वहां से बाहर निकलता है तो 5 साल उम्र उसकी कम हो जाती, बाल छोटे हो गए, दाढ़ी। एटलीस्ट मेरे साथ तो वैसे ही होता है ना। जब आपने मेरी पूरी बड़ी दाढ़ी देखी होगी तो मेरी उम्र ज़्यादा लिखती है। जब मैं दाढ़ी पूरी शेप कर लेता हूँ, क्लीन शेप, तो मैं 5 साल छोटा दिखने लगता हूँ, ऐसा मेरे को लगता है ना। चलो खैर छोड़ो वो बात। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं सैलून में जा कर के जो वो इंतज़ार करना पड़ता है घंटों कि भैया कब मेरा नंबर आएगा तो भैया मेरा बाल काटेगा, तो वो मेरे से अकेले नहीं हो पाता। तो मैं जनरली ऐसा करता हूँ कि अपने किसी दोस्त को पकड़ लेता हूँ कि चल, बोले क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो बोले चल मेरे साथ चल बाल कटाने के लिए। जैसे कोई मना करता है, बोले नहीं जाऊँगा, तो मैं उसको लालच दे देता हूँ कि तेरा थोड़ा सा फेस वॉश करवा दूंगा, मेकअप करा दूंगा थोड़ा बहुत, या जो भी होता है ना, कुछ चेहरे का मसाज वसाज करा दूंगा फ्री में, चल। तो ऐसे करके मैं एक आध को ले जाता हूँ। कई बार फ्री में भी कोई चले जाता है। अब हुआ क्या, हम दोनों गए, दूसरा वाला तो बैठ देखने गया था मेरा टाइम पास कराने के लिए। मैं अंदर घुसा, मैंने बाल वाल कटाए, बाल वाल कटा के मैं कुछ अलग बन के बाहर आ गया। जो मेरा दोस्त गया था वो जैसा गया था वैसे ही बाहर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसको एक रिएक्शन के रूप में कन्वर्ट कर लो। एक रिएक्शन हो रहा था, इस रिएक्शन में मैं और मेरा दोस्त, हम दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे। मैं तो कुछ और बन के, मैं प्रोडक्ट बन के बाहर निकला, कुछ अलग बन के निकला। वो जैसा गया था वैसे ही बाहर आ गया। उसने रिएक्शन में भाग लिया क्या बेटा? नहीं। तो उसने रिएक्शन में भाग नहीं लिया। वो क्या करने गया था? वो देखने गया था। तो ऐसे स्पीशीज को अपन क्या बोलते हैं? स्पेक्टेटर स्पीशीज। वो स्पेक्टेटर था, देखने गया। वैसे ही यहाँ रिएक्शन में H2SO4 और SO3 और H2O, ये तीनों घुसे। इन दोनों ने मिलके, इन दोनों को जोड़ो आप, H2SO4, ये दोनों ने मिलके एक H2SO4 बनाया। एक H2SO4 जैसा गया था वैसे ही आ गया। कुछ काम किया क्या इसने? नहीं। तो कुल मिला के जो नेट रिएक्शन है इसमें, वो नेट रिएक्शन क्या है? SO3 किससे मिलता है? H2O से, और क्या बना लेता है भैया? H2SO4। मेरे को चाहिए क्या? परसेंटेज ऑफ फ्री SO3, परसेंटेज ऑफ SO3। तो परसेंटेज ऑफ SO3, परसेंटेज ऑफ फ्री SO3, क्या फॉर्मूला होना चाहिए? परसेंटेज निकालना है, मास ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय क्या बेटा? टोटल मास इनटू क्या करोगे तुम? 100 करोगे। टोटल मास मैंने लिया है 100 ग्राम ओलियम, तो टोटल मास कितना हो गया भैया? 100 इंटू ये वाला 100 आ गया। अब मेरे को बस क्या निकालना है? मास ऑफ SO3। जो मास ऑफ SO3 होगा वही फ्री परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, है ना। तो आओ जरा निकालते हैं। इस पूरे सैंपल में जो 109% था, उसका मतलब है 100 ग्राम ओलियम में पानी मिलाने पर 109 ग्राम H2SO4 बनता है। कितना पानी मिलाया गया है? 9 ग्राम। तो यहाँ 9 ग्राम पानी मिलाया अपन ने, ठीक है। इसकी स्टाइशियोमेट्री देखो, बैलेंस है, हाँ बैलेंस्ड है। H2O का मास यहाँ कितना होगा? 18 ग्राम। SO3 का मास निकाल लेते हैं, सल्फर का 32 और 3 ऑक्सीजन का 16 3 48, जोड़ोगे जब तो आपका आंसर आएगा 80। तो इसका 80 ग्राम था। अब ये स्टाइशियोमेट्री क्या शो कर रही है कि 80 ग्राम SO3 18 ग्राम H2O के साथ रिएक्शन करता है। तो यहां से क्या अपन पता लगा सकते हैं SO3 कितना रहा होगा? सोचो जरा, ये 18 से 9 हो गया, तो ये 80 से कितना होगा? 40। तो अपन लोग लिख सकते हैं 9 ग्राम H2O रिएक्ट्स विद, अभी तो सीधा आ गया आंसर, नहीं तो पूरा कैलकुलेशन करते हैं स्टाइशियोमेट्री से। 9 ग्राम H2O रिएक्ट्स विद 40 ग्राम SO3, और 40 ग्राम SO3 से रिएक्शन हुआ है। इस बात का ये मतलब है इस सैंपल के अंदर कितना SO3 रहा होगा? 40 ग्राम, तभी उससे रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो मास ऑफ SO3 आ गया अपने पास 40। इसको काट देंगे, अपना आंसर क्या आएगा? 40%। समझ आया कितना इजी करना? ठीक है, बहुत मतलब इसको देख के बच्चे डरते हैं, डरने जैसी चीज कुछ नहीं, बहुत ही ईजी। इसको नोट करेंगे, नोट करने के बाद मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए बेटा। हाँ बेटा, तो आप क्वेश्चन लिखेंगे जो अपने को सॉल्व करना है। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ फ्री SO3, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन oleum samples, find out the percentage of free SO3 in oleum samples having following percentage strength, find out the percentage of free SO3 in oleum samples having following percentage strength। नंबर 1 है 106%,
और नंबर 2 है 118 118%, 106% एंड 118%। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, पॉज करिए, सॉल्व करिए, फिर सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए बेटा, तो सबसे पहले शुरू करेंगे अपन 106%। 106% ओलियम, इसका क्या मतलब है? 100 ग्राम ओलियम से 100 ग्राम ओलियम से अपने को मिलता है 106 ग्राम्स ऑफ क्या? H2SO4। 100 ग्राम ओलियम से अपने क्या मिल रहा है बेटा? 106 ग्राम ऑफ H2SO4। बताइए कितना पानी डाला होगा? यहाँ पर ने डाला है 6 ग्राम ऑफ क्या? H2O, 6 ग्राम H2O डाला है। ठीक, जो है नेट रिएक्शन होता है वो होता है SO3 प्लस H2O से मिलके क्या बन रहा है? H2SO4 बन रहा है। इसका मास 80 ग्राम था, इसका मास 18 ग्राम था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका मास कितना है? 6 ग्राम। इसके मास के नीचे क्वेश्चन मार्क लगा दिए। जहां पहुंचना होता है वहां तक ऐसा एरो डालते हैं। ठीक है, ऐसा एरो, यहां से यहां पहुंचना है। पीछे से लिखना शुरू करते हैं, हमेशा स्टोइकियोमेट्री का नियम है। 18 ग्राम H2O से 80 ग्राम SO3 रिएक्ट कर रहा है। 1 ग्राम H2O से कितना करेगा? 80 डिवाइडेड बाय 18 ग्राम्स ऑफ SO3 और 6 ग्राम्स ऑफ H2O से कितना रिएक्ट करेगा? 80 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 6, तो इसका आंसर आएगा कितना? 80/3 ग्राम। ये काट लोगे तो ये 18/3 ग्राम्स आ गया SO3 का वेट। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। परसेंटेज ऑफ फ्री SO3, क्या फॉर्मूला है इसका? मास ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय क्या? टोटल मास इनटू क्या बेटा? 100। मास ऑफ SO3 कितना हो जाएगा? 80/3 डिवाइडेड बाय टोटल मास 100 इंटू 100, आपका आंसर आ गया 80/3 और इसको डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल से 26.67% ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, यही आएगा। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। पॉज करके नोट कर लेंगे, फिर अगला बताऊंगा। हाँ बेटा, तो इसका सेकेंड पार्ट था 118% ओलियम। अब 118% ओलियम का क्या मतलब है? 100 ग्राम ओलियम में पानी मिलाने पर क्या मिलता है? 118 ग्राम ऑफ H2SO4 मिलता है। कितना ग्राम पानी मिलाया होगा बोलो अपन ने इसमें? 18 ग्राम। ठीक है, नेट रिएक्शन SO3 प्लस H2O से क्या बन रहा है? H2SO4। इसका मास 18 ग्राम, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इसका मास 80 ग्राम। इसका क्वेश्चन में 18 दिया है, इसका कितना होगा बोलो? उतना ही होगा। मास ऑफ फ्री SO3 कितना है अपने पास में? 80 ग्राम आ गया। ठीक, अब परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 कितना हो जाएगा? 80 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 और इसका आंसर आया होगा आप लोगों का 80%। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में इसी टाइप के सवाल पूछेगा, ये नोट कर लेंगे और अपन अगला टॉपिक देखेंगे इसके बाद। ठीक है बेटा, अब अपन नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। नया टॉपिक है अपना डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, हेडिंग डालिए डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, डालेंगे जल्दी से। दूसरे रंग का पेन निकाल लो भैया, लाल वाला है नहीं। हेडिंग डाल लिए रहो डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। ये टॉपिक बोर्ड परीक्षाओं के लिए नहीं है, नीट के लिए नहीं है, ये टॉपिक जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छा, नीट वाले सोच रहे साला हमारे में कुछ आता ही नहीं है क्या? आता है ना, उतना टफ नहीं आता मगर आता है। पढ़ लो, पढ़ोगे तो, नहीं तो बंद करके अपना इंस्टाग्राम चला सकते हो। आप कौन मना कर रहा है ना? इंस्टाग्राम चलाएं तो हमारा पेज जरूर फॉलो करें, लाइक करें, है ना, और जो भी करना है सब करें, थोड़ा सा हमारा मदद करें। आओ चलो, डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर जेई वाले बच्चों के लिए। द डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज द नंबर, द डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स, is defined as the number of parts of calcium carbonate or equivalent, calcium carbonate or equivalent to various calcium and magnesium salts
to various calcium and magnesium salts present in a million parts of water by mass और वॉल्यूम। अब मास और वॉल्यूम दोनों क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर ml, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। इसलिए चाहे अपन इसको मास में ले चाहे वॉल्यूम में ले, एक ही मतलब होगा। नीचे लिख लेंगे इट इज एक्सप्रेस्ड एज ppm, ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज ppm। अब लिखेंगे भैया क्वेश्चन लिखेंगे कि इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अ सैंपल ऑफ हार्ड वाटर कंटेन्स कितना था 12 मिलीग्राम ऑफ MgCO3। MgCO3 यहाँ लिख लेना, मोलर मास होता है इसका, मोलर मास बराबर होता है 120। 12 मिलीग्राम्स ऑफ MgCO3 पर kg ऑफ हार्ड वाटर, ठीक है। फाइंड डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। इतने में होगा नहीं, मगर चलो शुरू करते हैं, मिटा लेंगे बीच में। फाइंड डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, ये सवाल हो गया। अब भैया देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। डिग्री ऑफ हार्डनेस बराबर होता है ppm ऑफ CaCO3। इसको ध्यान में रखना, डिग्री ऑफ हार्डनेस बराबर, ये लिखा है ppm में एक्सप्रेस करते हैं, डिग्री ऑफ हार्डनेस बराबर होता है ppm ऑफ CaCO3। अब तुम बोलोगे पगला आ गया है ये, है नहीं, कहा है पगला गया है, क्योंकि इसमें CaCO3 है ही एच नहीं है, और ये बोल रहा है कि ppm ऑफ CaCO3 तो नहीं है, मैंने माना MgCO3 है। MgCO3 को कन्वर्ट करके MgCO3 के जितने इक्विवेलेंट होंगे CaCO3 के भी उतने ही इक्विवेलेंट निकालेंगे अपन, ठीक है ना। CaCO3 इसलिए लिया है क्योंकि CaCO3 का मोलर मास होता है 100, जिसका कैलकुलेशन आसान हो जाता है, इस वजह से CaCO3 लेते हैं, ठीक है। CaCO3 कभी भी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, क्योंकि CaCO3 इनसॉल्युबल होता है और वो पानी में नीचे चला जाता है, पानी में घुला हुआ नहीं रहता, नीचे सेटल डाउन हो जाता है, तो उसकी वजह से हार्डनेस नहीं होती। बट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, कि आसान हो जाए अपनी कैलकुलेशन, अपन लोग किस में निकालते हैं, CaCO3 के ppm में निकालते हैं। बाकी उससे वो होता नहीं है हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, करता कोई और है, भुगतता ही है बेचारा, ठीक है। अब आओ जरा कैसे निकालेंगे। अपने पास क्या है, अपने पास है 12 मिलीग्राम ऑफ MgCO3 है, दिया है, तो अपन इसके सबसे पहले निकाल लेते हैं। क्या निकाल लूं मैं, मोल्स निकाल लेता हूं। चलो, मोल्स ऑफ MgCO3 कितना हो जाएगा 12 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 120 इसका मोलर मास दिया है सवाल में, तो ये 12 से 12 कट जाएगा, ये बचेगा 10⁻⁴ मोल्स, ठीक है। इतने ही मोल्स, जितने मोल्स इसके आए हैं अपन मानेंगे इतने ही मोल्स किसके हैं, CaCO3 के। तो मोल्स या इक्विवेलेंट एक ही मतलब है, इक्विवेलेंट भी ले सकते हैं, मगर वैलेंसी फैक्टर सेम होगा, इसलिए मैं मोल्स से ही कर दे रहा हूं, इजी हो जाएगा कैलकुलेशन आपके लिए। तो मोल्स ऑफ MgCO3 बराबर मैंने मान लिया क्या, मोल्स ऑफ CaCO3, कन्वर्ट कर देना है उसको, बराबर कितना आएगा 10⁻⁴ मोल्स। अब आपके पास CaCO3 के मोल्स आ गए, आपको चाहिए CaCO3 का ppm, और CaCO3 का ppm के लिए अपने को क्या लगेगा, CaCO3 का मास, जबकि अपने पास CaCO3 का क्या है, केवल मोल है, तो अपन इसको मास में कन्वर्ट करेंगे। इधर का मिटा रहा हूं मैं, मास में कन्वर्ट करेंगे। आ जाइए, आराम से देखना बेटा इसको, है थोड़ा नया टाइप का टॉपिक है आप लोगों के लिए। आओ जरा देखो, तो यहां से निकालने जा रहा हूं मैं मास ऑफ CaCO3, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, जो अपन मोल में पढ़ते हैं मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, वो नीचे देखो 10⁻⁴, इसका मोलर मास कितना होता है 100, तो ये हो गया 10⁻⁻² ग्राम, ये आ गया। इतना CaCO3, इतना MgCO3 का इक्विवेलेंट है CaCO3, जो कहां पाया जाता है भैया, 1 kg वाटर में, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपन लोग डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालने के लिए। डिग्री ऑफ हार्डनेस किसके बराबर होता है, ppm, और ppm बराबर क्या हो जाएगा, मास ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय टोटल मास, यानी क्या
मास ऑफ वाटर इनटू क्या करेंगे 10 रेज टू द पावर 6। मास ऑफ CaCO3 आया 10 रेज टू द पावर -2 ग्राम। मास ऑफ वाटर पर केजी है तो केजी नहीं लूंगा, अगर ये ग्राम में लिया है तो मास ऑफ वाटर भी क्या लूंगा मैं 1000 ग्राम इंटू 10 रेज टू द पावर 6। तो ये -2 -3 -5 हो जाएगा, -5 और +6 कितना बचेगा 10। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस कितनी आएगी बेटा 10 ppm। तो ये आ गया डिग्री ऑफ हार्डनेस, 10 भी लिखते हैं, ppm नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। डन, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। डन, नोट करेंगे इसको और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करेंगे। तो बेटा अब अपन लिखेंगे इस टॉपिक पर क्वेश्चन। गिवन सैंपल ऑफ वाटर है, a given sample of water has degree of hardness, given sample of water has degree of hardness equal to 40 ppm, given sample of water has degree of hardness equal to 40 ppm if the entire hardness is due to MgSO4, if the entire hardness is due to MgSO4, the amount of MgSO4 present per kg of water is, ठीक है। इसको पॉज करिए, नोट करिए और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए बेटा आइए अब अपन लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है 40 ppm डिग्री ऑफ हार्डनेस, यानी क्या बोल रहा है ये 40 ppm की बात कर रहा है। डिग्री ऑफ हार्डनेस किसके इक्वल होती है ppm ऑफ CaCO3। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस इज इक्वल टू क्या होता है ppm ऑफ CaCO3 बराबर आ गया 40। ग्राम में बात करते ppm होता है पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में कितना पार्ट CaCO3 का, तो 1 मिलियन ग्राम वाटर में 40 ग्राम क्या होगा CaCO3। तो यहां से ppm से अपने को समझ में आ रहा है 10 रेज टू द पावर 6 ग्राम वाटर कंटेन्स क्या जी, बोलो बोलो बोलो, कंटेन्स 40 ग्राम CaCO3, है ना। लेकिन अपने को निकालना है, बोल रहा है इफ दिस एंटायर हार्डनेस इज ड्यू टू MgSO4 द अमाउंट ऑफ MgSO4 पर केजी वाटर निकालना है। तो इतना याद रखना आप, इसको कन्वर्ट करने के लिए मोल्स ऑफ CaCO3 बराबर क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ MgSO4, मोल्स ऑफ CaCO3 बराबर मोल्स ऑफ MgSO4। मोल्स ऑफ CaCO3 मास दिया इसका 40, मोलर मास कितना होता है इसका 100 बराबर मास ऑफ MgCO3 ही चाहिए, MgSO4 ही चाहिए अपने को। इसका मोलर मास निकाल लेते हैं, Mg का 24, सल्फर का होता है कितना 32, 4 ऑक्सीजन का 64, ये पहले आया था वही है मेरे ख्याल से। तो ये आ जाएगा आपका 120, ये आ गया 120, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, कितना आ गया 48 ग्राम अपने पास आ गया क्या मास ऑफ MgSO4। जितने वॉल्यूम में, जितने मास में इसका CaCO3 का 40 ग्राम है, उतने ही मास में MgCO3 का कितना है 48 ग्राम, यानी यहां उतना ही मास कितना है 10 रेज टू द पावर 6। तो अपन लिखेंगे 10 रेज टू द पावर 6 ग्राम वाटर कंटेन्स कितना 48 ग्राम MgSO4। लेकिन अपने क्वेश्चन में बोला पर केजी वाटर यानी 10 रेज टू द पावर 3 ग्राम। तो 10 रेज टू द पावर 3 ग्राम वाटर में, ठीक है, अभी देखना 10 रेज टू द पावर 6 से 10 रेज टू द पावर 3 आने के लिए 1000 से डिवाइड किया होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम्स ऑफ क्या MgSO4। आंसर है अपना 48 मिलीग्राम, ये अपना आंसर। समझ आया कैसे निकाला, ठीक है। चलिए इसको नोट करेंगे, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे अपन। क्वेश्चन लिख लेंगे बेटा, 1 liter of a sample of hard water, 1 liter of a sample of hard water contains 1 milligram of CaCl2 and 1 milligram of MgCl2. 1 liter of a sample of hard water contains 1 milligram of CaCl2 and 1 milligram of MgCl2. Find out total hardness
find out total hardness in terms of parts of CaCO3 per 10 raised to the power 6 parts of water by mass। ठीक है, पॉज करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन लोग इसके सॉल्यूशन में कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो अपने पास MgCl2 है और CaCl2 है और MgCl2 है, अपने को दोनों को कन्वर्ट करना है CaCO3 में। तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ मोल्स ऑफ CaCl2 बराबर लिखना है अपने को मोल्स ऑफ CaCO3। ठीक है, तो हो जाएगा वेट ऑफ CaCl2 कितना दिया 1 मिलीग्राम, 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय CaCl2 का मोलर मास निकालना है। तो CaCl2 का मोलर मास, कैल्शियम का मास होता है 40, एक Cl का मास होता है 35.5, तो 2 Cl का मास होगा 71, तो ये आ जाएगा टोटल 111। ठीक है, इसको यहाँ पुट कर दे रहा हूँ मैं नीचे में। तो नीचे में आ गया अपना 111 बराबर मोल्स ऑफ CaCO3 में वेट ऑफ CaCO3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास हो गया 100। यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है जी, तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय 111 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 बराबर वेट ऑफ CaCO3। ये पहले एक CaCO3 का वेट आ गया। ठीक है, दूसरा वाला लेते हैं। दूसरा वाला MgCl2 दिया है, तो यहाँ जाएगा मोल्स ऑफ MgCl2 बराबर क्या, मोल्स ऑफ CaCO3। तो मोल्स ऑफ MgCl2 यानी वेट ऑफ MgCl2 हो गया 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास निकालना है। Mg का मास होता है 24, 2 Cl का 71, टोटल करोगे 95 आएगा बराबर वेट ऑफ CaCO3 अपॉन 100 उसका मोलर मास। यहां से इसको वहां भेज दूंगा तो हो गया 100 अपॉन 95 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 बराबर वेट ऑफ CaCO3, दिस इज ड्यू टू MgCl2। अपन लोग निकालेंगे टोटल वेट ऑफ CaCO3। तो टोटल वेट ऑफ CaCO3 यह है अपना 100 डिवाइडेड बाय 111 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। ठीक है, वो ग्राम में है, सो कर लेते हो गया आपका 111 इंटू 95 और ये भी दो माइन बाहर निकाल दूंगा मैं, तो हो जाएगा 95 प्लस 111 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 -3 -1 बचेगा। ठीक है जी, बहुत सारा कैलकुलेशन है, ये सब कैलकुलेशन करेंगे। मैं 1 मिनट लिख दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा 95 प्लस 111 हो जाएगा आपका 206 बटे 111 इंटू 95 इंटू 10 रेज टू द पावर -1 ग्राम। ये आ गया वेट, किसका वेट आया, CaCO3 का। ठीक है, इतना नोट करेंगे, उसको मिटा के आगे सॉल्व करेंगे। इतना नोट कर लो पहले। तो बेटा यहां से आएगा वेट ऑफ CaCO3, इसको सॉल्व कर लेना, मैं नहीं बताऊंगा सॉल्व कैसे करना है। इसका वेट आएगा 0.0195, ये वाला कैलकुलेशन, इंटू 10 रेज टू द पावर -1 ग्राम। ये आ गया वेट। अब अपने को चाहिए डिग्री ऑफ हार्डनेस, और डिग्री ऑफ हार्डनेस किसके बराबर होती है भैया, ppm ऑफ CaCO3 के। तो ppm ऑफ CaCO3 उसका वेट 0.0195 इंटू 10 रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर या वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना दिया है 1 लीटर, और आप उसको डेंसिटी के साथ सॉल्व करोगे। 1 लीटर यानी 1000 ml होगा, डेंसिटी के साथ सॉल्व करोगे तो 1000 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अपन 10 रेज टू द पावर 3 इंटू 10 रेज टू द पावर कितना भैया 6। ठीक है, तो ये 3 से यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 2, तो हो गया 0.0195 इंटू 10 रेज टू द पावर 2। अपना आंसर आएगा 1.95 ppm। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है भैया। अच्छा, अब एक बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये वाला टॉपिक डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर स्ट्रिक्टली जेई के लिए है, नीट में ऐसा सवाल नहीं पूछता, बोर्ड में नहीं पूछेगा, क्योंकि ये 11th क्लास का हाइड्रोजन से रिलेट कर लेते हैं बोर्ड वाले इसको, तो बोर्ड में नहीं पूछेगा ये, है ना। लेकिन कंसंट्रेशन टर्म है एक प्रकार का, इसीलिए मैं यहाँ पर पढ़ा देता हूँ कि थोड़ा आपको सीखने को मिल जाए। जेई के लिए है स्ट्रिक्टली
नीट वाले और बोर्ड वाले बच्चे इससे दूर रहे तो बेहतर है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। हाँ तो बेटा अब एक क्वेश्चन लिखेंगे आप, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट इन केस ऑफ सॉल्यूशन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट इन केस ऑफ सॉल्यूशन। नंबर 1 मिली इक्विवेलेंट लिखते हैं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। नंबर 2 लिखेंगे बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर 2 लिखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर 3 लिखेंगे परसेंटेज बाय मास, नंबर 3 लिखेंगे परसेंटेज बाय मास। नंबर 4 लिखेंगे मोल फ्रैक्शन, नंबर 4 हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। नंबर 5 हो गया मोलैरिटी, नंबर 5 इज मोलैरिटी। नंबर 6 नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। नंबर 7 स्ट्रेंथ होता है कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में, ठीक है, क्या है स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी छोटा m, अच्छा ये 10वां मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया क्या सेम, इसको काट के यहाँ लिख लेना परसेंटेज स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ होता है m/v परसेंटेज। ठीक है, तो आप इतना पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर अपन लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, हाँ बेटा, तो अब आ जाइए अपन लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। कौन सी चीज़ है, सबसे पहले मिली इक्विवेलेंट, जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है ये उसी का मिली इक्विवेलेंट है, उसमें 10⁻³ कर दिया। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी क्या होगा इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये आ गया। नेक्स्ट मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है क्या, यहाँ पर भी वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या होगा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट होगा। कुछ लोगों के मन में ये बात आती है कि सर एक मोल का वाला फॉर्मूला भी तो होता है, तीसरा वाला क्या है वो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी और एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। हाँ बिल्कुल होता है, वहाँ वॉल्यूम आता भी है, लेकिन वहाँ आप टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते। एसटीपी एनटीपी टेम्परेचर फिक्स्ड रहेगा, आप टेम्परेचर चेंज कर ही नहीं सकते, तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा क्या, नहीं, चेंज ही नहीं हो सकता वहाँ, तो वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो ये भी डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट होगा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। यहाँ पर मोल आ रहा है और मोल टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है इसलिए ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अपने क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट पूछा है, इंडिपेंडेंट नहीं होगा। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अगेन क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ भी वॉल्यूम आ रहा है इसलिए ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट पूछा है। ठीक है, अगला जो स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या होता है ग्राम पर लीटर, और लीटर क्या है वॉल्यूम, यानी ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, अपने को इंडिपेंडेंट पूछा है। नेक्स्ट मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहां पर कहीं आ रहा है क्या वॉल्यूम, नहीं आ रहा है, तो ये डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट होगा। और परसेंटेज स्ट्रेंथ m/v परसेंट को बोलते, तो यहां तो वॉल्यूम आ रहा है यानी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, सॉरी डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो अपने पास कितने हो गए बेटा, 1 2 3 4 5, 10 में से कितने हैं 5। बहुत बढ़िया इंटीजर टाइप सवाल है, जेई मेंस, हाँ जेई मेंस में पूछ सकता है, जेई एडवांस में पूछ सकता है, और नीट में इसमें से कई बार पूछ चुका है मोलैलिटी, नीट वीट के लिए ये बहुत फेमस कैटेगरी है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए फिर करेंगे। हाँ बेटा, अब क्वेश्चन लिखेंगे अपन लोग, आज का आखिरी सवाल है ये। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिपेंडेंट
हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिपेंडेंट ऑफ डाइल्यूशन? इंडिपेंडेंट ऑफ डाइल्यूशन, नंबर 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर 3 percentage by mass, number 3 is percentage by mass, number 4 मोल फ्रैक्शन, किसी भी चीज का मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, नंबर 5 इज मोलैरिटी, नंबर 5 इज मोलैरिटी, नंबर 6 नॉर्मेलिटी, नंबर 6 नॉर्मेलिटी, नंबर 7 परसेंटेज स्ट्रेंथ, नंबर 7 होगा परसेंटेज स्ट्रेंथ, नंबर 8 स्ट्रेंथ, नंबर 9 मोलैलिटी, नंबर 9 हो गया मोलैलिटी, और नंबर 10 है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। नंबर 10 क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। सॉल्व करिए फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, आ जाइए अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला दिया हुआ है मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ये सोल्यूट का मोल्स है। डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी डालना, ये मोल के जैसा है। अपन ने पानी डाला है, सोल्यूट थोड़ी डाला है, नहीं डाला है, तो ये डाइल्यूशन पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं, इसकी अपनी फिक्स वैल्यू होगी। पानी डालने से सोल्यूट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसके मिली इक्विवेलेंट क्या होंगे? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये हो गया पहला। दूसरा मोल्स ऑफ सोल्यूट, आपने सोल्यूट ऐड नहीं किया, आपने क्या ऐड किया बेटा? सॉल्वेंट। तो सोल्यूट के मोल पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, तो ये भी कैसा होगा? इंडिपेंडेंट। अगला परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास का क्या फॉर्मूला होता है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या? 100। पानी डालोगे तो सोल्यूट का मास तो चेंज नहीं होगा, लेकिन सॉल्यूशन का मास पानी डालोगे तो क्या होगा? बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो m/m परसेंटेज की वैल्यू क्या होगी? कम, यानी ये डाइल्यूशन पे डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट नहीं है। अगला आ जाओ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन चाहे सॉल्यूट का हो चाहे सॉल्वेंट का हो, पानी डालोगे तो टोटल मोल्स बढ़ेंगे, और टोटल मोल्स बढ़ेंगे तो मोल फ्रैक्शन चेंज होगा। तो मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट, डाइल्यूशन पर इंडिपेंडेंट नहीं होगा। मोलैरिटी, पानी डालोगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो चेंज नहीं होंगे, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? बढ़ेगा, तो मोलैरिटी कम होगी, यानी मोलैरिटी डाइल्यूशन पे डिपेंड करती है, इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं है। नॉर्मेलिटी में भी वॉल्यूम आ रहा है, ये भी इंडिपेंडेंट नहीं होगी। परसेंटेज स्ट्रेंथ m/v परसेंटेज होता है, पानी डालोगे तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का बढ़ेगा, यानी ये भी इंडिपेंडेंट नहीं होगी। स्ट्रेंथ होता है ग्राम पर लीटर, पानी डालोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी स्ट्रेंथ की वैल्यू भी इंडिपेंडेंट नहीं होगी। मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, पानी डालोगे तो सॉल्वेंट का मास बढ़ेगा, मोलैलिटी डिपेंड करेगी, इंडिपेंडेंट नहीं होगी। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो जैसा था वैसे ही रहेगा, तो ये क्या होगा? इंडिपेंडेंट। तो अपनी कुल मिला के पहली, दूसरी और 10वीं यानी 3 क्वांटिटी क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे अपन। अगली क्लास में अपन लोग सॉल्यूशन चैप्टर प्रॉपरली शुरू करेंगे, जिसमें हेनरी का नियम और एक राउल्ट अंकल थे उनका नियम पढ़ेंगे, और उसको कंटिन्यू करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, चलिए तब तक मजे करिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर मत निकलिए।